हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है लॉरेंट ड्रूट थ्योरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ख़ास तौर पे यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा कि राइट द एजम्पशंस रिलेटेड टू लॉरेंट ड्रूट थ्योरी, राइट सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स रिलेटेड टू दिस थ्योरी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लिखते लिखते समझते हैं कि लॉरेंट ड्रूट थ्योरी के एजम्पशन क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है, जो पहला पॉइंट है लॉरेंट ड्रूट थ्योरी का, वो क्या है देखिए। वो ये कहता है कि इन अ मेटल there are a large number of free electrons moving freely in all possible डायरेक्शंस। देखिए, जब मैंने आपको करंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पर भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक मेटल है या कोई एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। यानी कि अगर कुछ मैंने बताया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कुछ क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। कुछ अगर लेफ्ट की ओर को मूव कर रहे होंगे तो कुछ क्या कर रहे होंगे, राइट की ओर को मूव कर रहे होंगे। यानी कि जितनी भी हमारे पास पॉसिबल डायरेक्शन है, ठीक है ना, उन सभी डायरेक्शंस में क्या करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो देखिए कितना आसान सा पहला एज्यूम्शन है। तो आपको ये एज्यूम्शन अच्छे से याद करना है। तो एज्यूम्शन क्या है, इन अ मेटल देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रीली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, देखिए सेकंड जो एज्यूम्शन है वो क्या है, these free electrons behave like gas molecules in a container obeying the law of काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यानी कि देखिए क्लास 11th में आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर भी आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ठीक है ना, जहाँ पर हम आइडियल गैस कंसीडर करके चलते हैं गैस को, तो हमने ये वहाँ पर ये बात भी डिस्कस की थी कि जो काइनेटिक थ्योरी है गैसेस की, जो आइडियल गैस होती है वो उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। तो हम यहाँ पर भी यही मान के चलेंगे कि जो मेटल है जिसके पास बहुत सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, वो एक गैस मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करते हैं और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। देखिए कितना आसान सा सेकंड एज्यूम्शन है आपके पास, ठीक है। और जो थर्ड एज्यूम्शन है वो क्या है, देखिए इन मेटल्स, यहाँ पर मैं लिखूँगा इन मेटल्स, आप तरीके से देखना, द पॉजिटिव आयन कोर्स आर एट फिक्स्ड पोजीशन एंड द free electrons move randomly and collide either with positive
ion cores or with other free electrons or with boundaries. Hence, these collisions are elastic. Therefore, the electric conduction is due to free इलेक्ट्रॉन्स ओनली। देखिए बहुत आसान सा एजुम्शन है, आप थोड़ा सा इसको अगर समझेंगे तो आप इस एजुम्शन को अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एजुम्शन क्या कह रहा है, आप तरीके से देखना। ये कह रहा है कि इन मेटल्स द पोजिशन आयन कोर्स आर एट फिक्स्ड पोजिशन। ठीक है ना, यानी कि क्या है कि जो मेटल है इसमें जो आयन की कोर होती है, आयन का मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यही तो है, उनकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। अब देखिए और क्या होता है, कहता है कि एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली एंड कोलाइड आइदर विथ पॉजिटिव आयन कोर्स और विथ अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और विथ द बाउंड्रीज। अब तुम खुद ही सोचो कि जैसे मान लो आपके पास कोई एक मेटल है, आपके पास कोई एक मेटल है, तो ऑब्वियसली है कि अब इस मेटल में क्या होगा कि आपके पास क्या है कि जैसे देखो पॉजिटिव आयंस भी हैं, यानी कि देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है बात है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये क्या कर सकते हैं, अब इनके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि भाई ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो ये अगले फ्री इलेक्ट्रॉन्स से टकराएं या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किससे टकराएं, पॉजिटिव कोर से टकराएं, या फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किससे टकराएं भाई, ये किससे टकराएं, बाउंड्री से टकराएं। क्लियर है। अब क्या होता है कि जब ये कोलाइड करते हैं, यानी कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। आपस में कोलाइड का मतलब है या तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, या ये किसी पॉजिटिव आयन की कोर से कोलाइड करेंगे, या फिर ये क्या करेंगे, मेटल की बाउंड्री से कोलाइड करेंगे। तो ये जो कोलिजन होते हैं ये क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। और ये याद रखना कि इलास्टिक कोलिजन की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं अपनी 11th 12th की क्लास में, कि जो कोलिजन क्या होते हैं आपके इलास्टिक होते हैं। यहाँ पर आप याद रखना कि जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं, आपके कौन से कोलिजन कहे मैंने, इलास्टिक जो कोलिजन होते हैं इनकी एक खासियत होती है कि जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं इनमें क्या होता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है, टोटल क्या होता है, मोमेंटम होता है, वो कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी, ठीक है ना, ये भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। और याद रखना टोटल काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ये चीज़ याद रखना। आई बात समझ में। तो यानी कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। देखिए बहुत आसान से एज्यूम्शन है, आप इनको एक बार अगर पढ़ेंगे, एक बार अच्छे से इनके नोट्स बनाएंगे तो आपको ये सारे एज्यूम्शन बाय हार्ट वैसे ही याद हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ एज्यूम्शन की ओर को। ठीक है ना। अब ये फोर्थ एज्यूम्शन क्या है, देखिए इन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इन द अब्सेंस ऑफ फील्ड, अब्सेंस ऑफ फील्ड, अभी मैं समझाऊंगा इस वाले को भी आपको। इन द अब्सेंस ऑफ फील्ड द एनर्जी एसोसिएटेड with each electron at a temperature T is given by 3/2 kT। अब कुछ याद आया होगा आप लोगों को कि क्लास 11th में आपने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी तो वहाँ पर भी एक ये एज्यूम्शन था कि जो आइडियल गैस
के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है 3/2 kT। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी लिखनी है कि जो भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पे वो कितनी होती है 3/2 क्या होती है kT होती है। आई बात समझ में? यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है 3/2 kT है। आई बात समझ में? और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा 1/2 mv² दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 kT हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? जहाँ पर v क्या है आपकी थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी है, और आपका k क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। k क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्लियर है बात है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो देखिए इससे कभी कभी एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। जैसे क्या होगा कि आपको क्या होगा कि जैसे k की वैल्यू तो आपको पता ही है कि क्या होती है करके, आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू दी होगी, आपको मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको ये पता ही है, ये सारी चीज़ें दी होंगी, और वो कह देगा कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट करें। तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, आप mv², ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, इसको इक्वेट कर देंगे किसके बराबर 3/2 kT के बराबर इक्वेट कर देंगे, और तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू को आप आसानी से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए जो फिफ्थ यहाँ पर एज्यूम्शन है वो क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वेलोसिटीज़, जो इलेक्ट्रॉन की क्या है वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है ना, इन अ मेटल, यानी कि क्योंकि हम मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ओबे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। क्लियर है? आई बात समझ में? वेलोसिटीज़ तो ये क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो वेलोसिटीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी मेटल के अंदर, वो किसको ओबे करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को क्या करते हैं ओबे करते हैं। उसके बाद जो 6 पॉइंट मैं यहाँ पर लिखूँगा ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से आपका मेन जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है ना, उसके बारे में हमें पता चलने वाला है, जो आगे के पोस्टुलेट हैं, जहाँ पर हम और इस बात को डीपली स्टडी करेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं जो नेक्स्ट पॉइंट लिखूँगा ये लिखूँगा द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव in a constant potential energy, hence the potential energy of the electron is constant। ऑब्वियसली है भाई, अगर कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। ये तो बहुत आसान सा एज्यूम्शन है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद करके चलनी है। और जो 7th है, ठीक है ना, ये है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है ना। इस एज्यूम्शन को आपको ज़रूर लिख के आना है, ठीक है ना। ये है व्हेन एन इलेक्ट्रिक field is applied to a metal free electrons are accelerated in the direction opposite to the direction of applied electric field with a velocity। ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई भी है,
विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए कितने आसान से आपके क्या कहते हैं एज्यूम्शन है, ये 7 एज्यूम्शन आपने लिखने हैं और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने सारे एज्यूम्शन लिख दिए हैं, ठीक है ना, बट मैं अब आपको थोड़ा सा इसको डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें और उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब जैसे अब तरीके से देखना मेरी बात को, देखो क्या है, सारे एज्यूम्शन समझ के चलना है यहाँ पर बेटा, ठीक है। जैसे देखो मान लो मेरे पास कोई एक मेटल है, ठीक है ना, ये मान लो मेरे पास कोई एक मेटल है, यहाँ पर मैंने कोई एक मेटल बना दिया, क्लियर है, ठीक है ना। थोड़ा डायग्राम अजीब सा बन रहा है तो उस पर थोड़ा ध्यान, उस पर कम ही ध्यान देना, या चलो मैं बना के ही दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई एक मेटल बना रहा हूँ, इस तरीके से मैं मेटल बना रहा हूँ, ठीक है ना। एक मेटल का एक क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है ना, एक मेटेलिक कंडक्टर है, मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहा हूँ, यानी कि मैं इसको एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहा हूँ और काफ़ी बड़े तरीके से एक लार्ज स्केल में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, अब ये देखिए ये एक मेटल दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये एक मेटल का एक क्रॉस सेक्शन मैंने काटा है और इसको मैं एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहा हूँ। तो जब मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा तो क्या होगा बेटा, मेरे को बहुत सारे क्या दिखेंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, ठीक है ना। अब जितने भी एज्यूम्शन मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको थोड़ा सा मैं एक बार आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तरीके से देखिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, देखिए ये सारे क्या हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, देखिए अब देखिए एज्यूम्शन नंबर 1 के हिसाब से आप ये देखिए कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं और रैंडम डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। आई बात समझ में। जैसे कि क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो क्या कर रहे होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, क्लियर है बातें। और ऐसे ही क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे इस तरीके से, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में। कुछ इस तरीके से अगर मूव कर रहे हैं, देखिए आप कुछ अगर इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से मूव कर रहे होंगे तो ऐसा ही क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसके जस्ट क्या कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो पहले एज्यूम्शन के हिसाब से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के, वो क्या करते हैं कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। आई बात समझ में। अब इससे होता क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अच्छा चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के जो हैं वो क्या है, एक तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या है, जेड एक्सिस हैं। तो ऐसे करके मान के चलो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हम मान के चलते हैं कि निगेटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जेड डायरेक्शन में भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इससे क्या है कि टोटल जो वेलोसिटी, एक एवरेज जो वेलोसिटी आ रही है हमारे पास, जो हमारे पास क्या आ रही है, एवरेज वेलोसिटी आ रही है, वो क्या आएगी, फिर 0 आएगी, ऑब्वियसली है। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अगर आपको याद है VRMS का यूज करते हैं, क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का यूज करते हैं, अगर आपको याद है, जिसको हमने क्लास 12th में क्या लिखा था, VRMS लिखा था, ठीक है ना। हमने कहा था कि यार मान लो हमारे पास क्या है, N मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास क्या हैं, N मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर, यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे देखो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या है, V1 स्क्वायर है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या है, V2 स्क्वायर है। इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ को क्या करेंगे कि स्क्वायर को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, क्लियर है, उसके स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मान लो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, N इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखिए और फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से रूट लगा देंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, रूट, ये क्या हो गया पूरा, अपॉन N करेंगे तो मीन, और सब वेलोसिटीज़ का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ आ गई। अच्छा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़
करने का हमें फ़ायदा क्या मिला, ये फ़ायदा मिला कि जैसे हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को मान लो पॉजिटिव में ले रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को मान लो हम किस में ले रहे हैं, नेगेटिव में, तो जब हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वेलोसिटी आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा डिटेल में समझ में नहीं आया तो अरे भाई आप लोगों को एज्यूम्शन ही तो लिखने हैं, तो आप पहला एज्यूम्शन क्या लिखेंगे, इन मेटल्स देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रीली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है ना। और दूसरा, क्योंकि हम क्या करते हैं इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को गैस मॉलिक्यूल कंसीडर करके चलते हैं, तो अगर हम इनको गैस मॉलिक्यूल कंसीडर करके चल रहे हैं तो एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे अगला एज्यूम्शन, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक गैस मॉलिक्यूल्स ओबे द लॉ ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद क्या लिखेंगे कि अरे भाई इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना, ईच इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी एट ए गिवन टेम्परेचर पे 3/2 kT, और जो किसके बराबर हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर की हो जाएगी, जहाँ पर v क्या है आपके पास, v क्या है थर्मल वेलोसिटी और k क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्लियर है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अब यहाँ पर पॉजिटिव भी तो होंगे ना, यहाँ पर पॉजिटिव कोर्स भी तो होगी ना, आई बात समझ में। अब इन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, या तो ये दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेंगे क्योंकि क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, या फिर ये पॉजिटिव आयन की कोर के साथ कोलाइड करेंगे, या फिर ये क्या करेंगे, ये मेटल की बाउंड्री के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो हम ये कहेंगे, हम ये मान के चलेंगे ड्यूरिंग द कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ये कॉलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। क्लियर है, आई बात समझ में। और उसके बाद हम क्या कहेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना, दैट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ कांस्टेंट मान के चलेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर तुम खुद देखो कि हमारे पास भाई ये क्या है, एक मेटल है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक मेटल की सरफेस है, ठीक है ना। अब इस मेटल की सरफेस पे क्या है, बहुत सारे क्या है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ये मेटल की एक हमारे पास क्या है सरफेस है, इसमें बहुत सारे क्या है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है, ये बहुत सारे क्या है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, कुछ लेफ्ट कर रहे हैं, कुछ राइट कर रहे हैं, कुछ ठीक है ना अपवर्ड कर रहे हैं, कुछ डाउनवर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो लास्ट हमने पढ़ा था इसमें पॉइंट, हमने क्या कहा कि जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ये देखिए जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये धीरे धीरे कहाँ की ओर को ड्रिफ्ट होना शुरू कर देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। क्यों, अरे भाई ऑब्वियसली है कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ जाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव की, तो यानी कि पॉजिटिव की ओर को क्या होना शुरू करेंगे, ड्रिफ्ट होना शुरू करेंगे। तो यानी कि अब ये किस टर्मिनल की ओर को भागना शुरू करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इसलिए हमने लास्ट एज्यूम्शन में क्या लिखा था, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यानी कि जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो क्या होगा कि दैट मीन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड to the metal, free electrons are accelerated in direction opposite to the electric field। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कहाँ जाने लगे हैं, ये अपोजिट जाने लगे हैं, और इस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना शुरू करते हैं, इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आई होप कि आपको एज्यूम्शन तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पूछ लें, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, अब आपके पास 7 तो एज्यूम्शन आपने लिख लिए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको इसकी मेरिट्स लिखनी है। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट हम लिखेंगे, ये लिखेंगे हम यहाँ पे मेरिट्स ऑफ लॉरेंट्ज ड्रूट थ्योरी, ठीक है ना, लॉरेंट्ज ड्रूट थ्योरी। एक बात और बता देता हूँ, लॉरेंट ड्यूट थ्योरी को क्या भी कहा जाता है, इसको कहा भी जाता है क्लासिकल, कभी कभी हो सकता है कि नाम बदल के आ गया, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन
थ्योरी भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इस तरीके से इसको याद कर लेना, ठीक है। अब इसकी मेरिट्स क्या हैं, देखिए इसकी जो मेरिट्स हैं, पहली मेरिट क्या है यहाँ पे, इट वेरीफाइज ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को क्या करती है, वेरीफाई करती है। ओम्स लॉ का क्या करती है, वेरीफाई करती है। आई बात समझ में। सेकेंड इट एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। ये किसको एक्सप्लेन करती है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना। आई बात समझे। और जो सब इम्पोर्टेंट है आगे जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद का टॉपिक है, इसी के आगे पढ़ेंगे तो इस सारी पॉइंट्स हमें खुद ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी आप ये कंफ्यूज मत करना कि किस तरीके से वेरीफाई हो रही है सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसके जो थर्ड पॉइंट है, इससे आपको सारी बातें क्लियर होंगी जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये क्या है, इट ड्राइव्स, जो हम अगला टॉपिक यही है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इट ड्राइव्स वाइडमैन फ्रेंच लॉ। वाइडमैन फ्रेंच लॉ इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर आपकी सारी डाउट्स भी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये क्या है, इट एक्सप्लेन्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो ये हैं इसके क्या, मेरिट्स। लेकिन याद रखना जो थर्ड इसकी मेरिट है, ये आपके कोर्स में है, ठीक है ना। जिस तरीके से लॉरेंट ड्यूट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वाइडमैन फ्रेंच लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो आपके पास आएगा वो है डीमेरिट, क्लियर है। अब इसकी डीमेरिट के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, डीमेरिट्स क्या है इसके, देख लेते हैं उनको भी तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक मिनट, ये मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख ली है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं पूरा ही लिख लेता हूँ उसको, डी मेरिट्स ऑफ लॉरेंट्स ड्यूट थ्योरी। अब इसकी डीमेरिट्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी इसकी डीमेरिट्स हैं। तो यहाँ पर मैं पहली डीमेरिट यहाँ पर लिख लेता हूँ, इट फेल्स टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए इस थ्योरी ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल के बारे में तो बता दी, बट आपको ये भी पता है कि जो सेमी कंडक्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। अगर क्या करते हैं हम सेमी कंडक्टर्स में कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है ना, तो ये थ्योरी उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमी कंडक्टर्स की, वो किस तरीके से होती है। आई बात समझ में। और दूसरा जो मैं यहाँ पर लिखने चाह रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, वो क्या है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। अगर आपके कोर्स में होंगे तो आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। एंड ब्लैक, वैसे आप लोगों ने 12th में सब कुछ पढ़ा है, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। क्लियर है बात, आई बात समझ में। तो यहाँ पर दो डीमेरिट मैंने आप लोगों को लिखाई हैं, तो आप ये दोनों डीमेरिट को भी अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पर अगर आपने इतना सब कुछ लिख लिया, ठीक है ना, तो आपके 7 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है,
जब भी आपके पास आएगा ये क्वेश्चन कि लॉरेंट ड्यूट थ्योरी क्या है, इसके एज्यूम्पशन लिखें, तो आप तरीके से इनके कुछ एज्यूम्पशन अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या कहते हैं कि 7 एज्यूम्पशन लिखा रखे हैं। ठीक है ना। अगर आपको और भी एज्यूम्पशन लिखने का मन है तो आप लोगों की बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है ना। बट जो उनका मीन है सेम यही है। मैंने आसान लैंग्वेज में आपके सामने इसको प्रेजेंट किया है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 7 एज्यूम्पशन लिखने के बाद आप इनके तरीके से क्या लिखेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स से लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है 7 मार्क का कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।